नमस्कार, मैं ड्यूडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करने आया हूं। साथियों, आज हम आए हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमने अब तक जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, प्रश्नावली 1.1 के ऊपर। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस समय जो है आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ वो काफी जो है रात हो चुकी है, करीबन 10 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले हैं इस टाइम मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो क्या करें, आप लोगों की हमें काफी चिंता है, इसलिए जो है रात हो दिन हो ये सब हमें नहीं पता, लेकिन आप लोगों को किसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कराना है तो बस कराना है। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बच्चों के भविष्य के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों को किसी तरह से हर एक वीडियो मिलना चाहिए अब डेली, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके और 2025 के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो भी हो सकेगा पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग अपना सहयोग हमारे साथ थोड़ा बना रखिएगा ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ हासिल भी कर पाए और आप लोगों के लिए भी कुछ कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वीडियो लेक्चर नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 की स्टार्ट क्वेश्चन 13 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो कितनी बढ़िया बात है कि लेक्चर 13 भी है और क्वेश्चन भी 13 है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन ये है, एक बार थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि लेक्चर नंबर ये 12 नहीं बल्कि 13 है। ये पिछले बार वीडियो का इसी तरह पढ़ा रह गया था, मैं इसको 13 कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कहता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R P1, P2 ये दो क्रमित युग्म है P1, P2 और इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब जो क्रमित युग्म होगा उसमें इधर वाला और इधर वाला जो P1 और P2 है इनमें जो है भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। मतलब P1 भी आपका कोई बहुभुज है, P2 भी आपका कोई बहुभुज है, इन दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ऐसा एक प्रकार का हमारे पास कोई संबंध है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इस बात को मुझे साबित करना है कि मतलब जो आपका संबंध R है ये तुल्यता संबंध दिखाना है। फिर आगे बोल रहा है क्या कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन आगे वैसे हमारे कोई काम का है नहीं, हमारा मेन क्वेश्चन यही तक है। फिर भी आगे जो क्वेश्चन बोला है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि तुल्यता संबंध हम लोग कैसे साबित करेंगे। ये जो समुच्चय ए है ये समस्त बहुभुजों का समुच्चय है और उस समुच्चय ए में जो है R संबंध इस प्रकार से परिभाषित है। तो इस संबंध R को मुझे तुल्यता दिखाना है, तो मैं आइए स्टार्ट करता हूं। तुल्यता दिखाने के लिए हमारे पास वही केस है कि स्वतुल्य दिखाएंगे, समित दिखाएंगे और संक्रामक दिखाएंगे। तो आइए मैं इसको ऐड करता हूं। आपके पास जो संबंध दिया है R ये इस प्रकार है कि R में दिया है P1, P2। ये सच दैट है किस प्रकार है क्या कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है, ये आपका क्वेश्चन है। ये संबंध आपके पास इस प्रकार दिया हुआ है। अब इस संबंध को मैं दिखाने जा रहे हैं स्वतुल्य। तो पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा स्वतुल्य के लिए, पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन सबको पता ही है कि स्वतुल्य संबंध कैसे दिखाना है। तो स्वतुल्य संबंध का संबंध ये होता है कि अगर जिस अवयव का खुद के साथ कोई कनेक्शन रहता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अब इस स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए हम क्या करें कि अगर इस P2 के स्थान पर P1 ले लें तो P1 तथा P1, P2 के स्थान P1 ले रहा है तो P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान रहेगी क्योंकि दोनों चीज समान है। और जब P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान रहेगी तो P1 का कनेक्शन P1 के साथ रहेगा तो वो आपका स्वतुल्य बन सकता है। मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं क्या कि यहां ऐसे लिख दीजिएगा कि P1 तथा P1 दोनों की बात कर लिया जाए। P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 और P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी तो मैं सीधे कह सकता हूं इट इंप्लाइज दैट कि P1, P1 बिलोंग टू R। और जब P1 का कनेक्शन P1 के साथ रहेगा तो R जो है आपका बन जाएगा स्वतुल्य। तो लिखिएगा यहां पर क्या, R स्वतुल्य संबंध है। ये R हो जाएगा आपका स्वतुल्य संबंध, ये R होगा आपका स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि स्वतुल्य संबंध को लिख लिया, समझा दिया और बता दिया कि स्वतुल्य संबंध कैसे आएगा।
अब बारी आती है पॉइंट नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध की हम बात करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सममित संबंध, सममित संबंध, ठीक है। तो सममित संबंध दिखाने के लिए हमारे पास क्या करते हैं कि एक क्रमित युग्म लिख चलते हैं। कैसे लिख चलेंगे कि यदि ये लिखना पड़ता है और आप जो है हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, आप उनको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि स्वतुल्य कैसे दिखाया जाएगा, सममित कैसे दिखाया जाएगा और संक्रामक को कैसे दिखाया जाएगा, ये आप हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि यदि P1 कामा P2 ये बिलोंग कर R में, आज जब P1 कामा P2 बिलोंग कर R में तो इस बात को मानेगा, ये मतलब ये कि P1 तथा P2 इस बात को मानेगा, जो ऊपर संबंध है आपका P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या, की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। अच्छा, एक चीज मैं इस बात कह दूं कि P1 और P2 दो बहुभुज है और इन बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान है। तो अगर P2 को मैं पहले करूं, P1 को बात करूं, तब भी तो भुजाओं की संख्या समान ही रहेगी, बदलेगी तो है नहीं, है ना। तो इसलिए P2 को पहले कर लिया जाए, P1 को बाद में कर लिया जाए। तो P2 को मैं पहले कर दूं तथा P1 को मैं बाद में कर दूं, तब भी बात रहेगी कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। और जब ऐसा आया, जब हमारे पास ये था तो मैंने ये लिखा, अब यही आ गया तो इसके अपोजिट लिख सकते हैं क्या, इट इंप्लाइज दैट P2 कामा P1 ये बिलोंग करेगा आपका R में। आज जब P1 कामा P2 बिलोंग करेगा R में तो R बन जाएगा आपका सममित संबंध, ये R बनेगा आपका सममित संबंध। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सममित संबंध को भी दर्शा दिया कि सममित संबंध क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध को मैं इधर लिख रहा हूं। संक्रामक संबंध देखते हैं क्या है संक्रामक संबंध। तो पॉइंट नंबर 3, मैं पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी होता है लिखने में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चे बिल्कुल धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई करिएगा ताकि जो है हर एक बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। तो मैं पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 3 जो है आपका हमें दिखाना है संक्रामक संबंध। तो ये हो जाएगा आपका, मैंने संक्रामक संबंध हेडिंग दे दिया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पेपर में भी लिखिएगा हेडिंग दे करके, ताकि एग्जाम में अच्छे समझ पाए कि लड़के ने मेहनत की है। संक्रामक संबंध, और संक्रामक संबंध में हम लोग कोई दो क्रमित युग्म लेके चलते हैं। यदि दो क्रमित ले जाए कि यदि P1 कामा P2 ये बिलोंग कर रहा R में, एंड एक और ले जाए कि P2 कामा P3 लेते हैं भैया, ये भी बिलोंग कर R में, तो हमें बीच वाले को हटाना रहेगा, P1 कामा P3 लाना रहेगा बिलोंग कर में। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि जब P1 कामा P2 बिलोंग कर R में, तो इस बात को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, इस फॉर्मेट में। तो लिखेंगे तो आपके पास आएगा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ये मैंने लिख दिया। अभी तो मैंने इसकी बात लिखी है। तथा अब दूसरा लिखता हूं यहां पर, जो दूसरा क्रमित युग्म है कि P2 तथा कामा P3 दिया है, तो ये हो जाएगा P2 एंड कर लिया जाए यहां पर, और कर लिया जाए बेटर रहेगा, क्योंकि तथा तो मैं बीच में फिर लिखूंगा इसके बाद P2 के बाद। और P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि P1 और P2 दो बहुभुज था, इन दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान है, और P2 P3 भी दो बहुभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या समान है। तो P2 यहां भी P2 यहां भी, तो सब में भुजाओं की संख्या समान दिख रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली इसी पूरी बात को ये लिख सकता हूं क्या कि P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी, है ना। तो सीधे लिख दिया जाए यहां पर, इट इंप्लाइज करके क्या कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, ये हो जाएगा आपके पास। आज जब P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी
तो आपके पास क्या आएगा कि P1 कामा P3, P1 कामा P3 ये बिलोंग करेगा R में। आज जब P1 कामा P3 बिलोंग करेगा R में तो R हो जाएगा आपका संक्रामक संबंध। ये संक्रामक है, संक्रामक संबंध। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया कि संक्रामक संबंध को भी दर्शा दिया, संक्रामक संबंध है। तो जब जो है कोई संबंध जो है R आपका स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो इस प्रकार के संबंध को लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो लास्ट में लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि अतः R जो है आपका तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध, R तुल्यता संबंध है। ये R हो गया आपका तुल्यता संबंध। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो है इस R को हमने तीन संबंधों को दर्शा करके तुल्यता संबंध साबित कर लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है इसको हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है क्या कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि 3, 4 और 5 वाला एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज समुच्चय A के मुझे सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। मतलब जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो मुझे जो है ऐसे समुच्चय को बताना है जो समकोण त्रिभुज संबंधित रखती है। तो जितने भी त्रिभुज होंगे अगर ये समकोण त्रिभुज संबंधित रखेंगे तो वो सारे त्रिभुज भी आपके 3 भुजाएं होंगी। मतलब मैं इस बात को लिखता हूं क्या, इस बात को यहां पर मैं थोड़ा सा छोटे में लिख सकता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, इस बात को ऊपर लिख रहा हूं, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। ऊपर इस बात को लिख सकता हूं क्या कि ऐसे लिख दिया जाए कि 3, यहां पर ध्यान दीजिएगा 3, 4 और 5, 3, 4 और क्या 5 लंबाई की भुजाओं, या इसको मैं ऐसे कर रहा हूं डायरेक्टली हटा के, इसको पूरा हटा करके कि मतलब जितने भी त्रिभुज होंगे उन सभी त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती है और वो 3 भुजाएं वाले त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज संबंधित होंगी। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली कह देता हूं क्या कि समुच्चय A समकोण त्रिभुज संबंधित, समुच्चय A के सभी त्रिभुज संबंधित है। ऐसे लिख दिया जाए कि समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पर कि समकोण त्रिभुज से संबंधित, ठीक है, डायरेक्टली कर लीजिए इसको, संबंधित समुच्चय A में वे बहुभुज होंगे जिनमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, भुजाओं की संख्या 3 होगी। मतलब जितने भी आपके बहुभुज होंगे उनमें यदि जो है भुजाओं की संख्या 3 होती है तो सारे के सारे बहुभुज जो है समकोण त्रिभुज संबंधित रहेंगे। ठीक है, इसका बस इतना ही कैलकुलेशन है, ज्यादा इसमें बात नहीं करनी है कि इसका मतलब 3, 4, 5 सब दुनिया भर की बातें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि जितने भी बहुभुज हैं अगर उन बहुभुज में 3 भुजा होती है तो वो 3 भुजा वाले बहुभुज समकोण त्रिभुज से संबंधित हैं। बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से वैसे तो मेन क्वेश्चन आपका यहीं तक था, बाकी जो आगे बोला उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया है, समझा भी दिया है, लिख भी दिया है। आप इसको देख करके बढ़िया से नोट कर लीजिएगा ताकि हम लोग आगे भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन मिटा करके अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो प्यारे साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 13 तो खत्म कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। हम प्रयास करेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जो है 15, 16 भी खत्म कर लें, क्योंकि 15, 16 बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, वो काफी इजी क्वेश्चन है 15 और 16। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत जल्दी खत्म करके क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे भी आता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में जो है L में R और R इस प्रकार है कि L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2 है। मतलब L1 जो है L2 के समांतर है या L2 L1 के समांतर, ये बात बोल रहा है के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं,
आप लोगों को यह दिला दूं कि इसके पहले जो है मेरे बहुत पहले दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए हुए हैं और एग्जाम्पल सेम टू सेम आपका इसी पर डिपेंड है। मैं इसको थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास जो है एक संबंध R है, ये संबंध R, अब ये संबंध R जो है आपका दिया इस प्रकार से कि L1 कामा L2 दिया हुआ है, सच दैट लिखा है क्या, L1 समांतर में है, L1 समांतर है L2 है, L1 समांतर L2 है, मतलब L1 L2 समांतर है। तो अगर मुझे दिखाना रहेगा पहले पॉइंट में समतुल्य, तो पहले पॉइंट में समतुल्य दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत शॉर्टली बता रहा हूं, समतुल्य दिखाएंगे कि आप जो है L1 लेंगे, L2 के स्थान पर L1 लेंगे, तो L1 आपके पास ये लिखा होगी, L1 मान लीजिए L1, तो L1 जो है L1 के समांतर तो हो ही सकती है ना। और जब L1 L1 के समांतर सकती है तो हमारे पास सीधे आएगा क्या कि L1 कामा L1 ये बिलोंग करेगा आपके पास किसमें, R में। तो यहां पे लिख लीजिएगा क्या कि L1 समांतर L1 है, मतलब L1 L1 के समांतर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जब L1 L1 समांतर बन सकता है तो L1 कामा L2 बिलोंग इसमें करेगा R में, और जब R में बिलोंग करेगा तो ये समतुल्य बन जाएगा। अब दूसरे के समित दिखाना रहेगा समित की, तो हम समित की जब बात करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, समित संबंध। तो समित संबंध की जब बात करेंगे तो हम दिखाएंगे ये कि एक आपके पास L1 है और एक आपके पास क्या है, L2 है। तो अगर मैं इसको ले चलता हूं यहां पर, ये दिखाया जाए कि अगर L1 कामा L2 ये बिलोंग कर रहा R में, तो आप इसको लिखिएगा क्या कि L1 समांतर L2 है, मतलब L1 समांतर L2 के है। तो क्या L2 भी तो L1 समांतर है, ये भी तो बात हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, L2 को पहले कर दूं, L1 बात करूं, तब भी इसकी बात में कोई चेंजिंग नहीं होगी। L1 को पहले L2 को पहले L1 को बाद में करूं तब भी वो दोनों चीज सेम ही रहेगी, बदलने वाली कुछ भी नहीं है। इस तरह है तो L1 L2 समांतर है, और L2 पहले कर दूं तब भी L2 L1 समांतर हो जाएगा। तो बदलने वाला कहां है भाई, सेम तो रहेगा आपका। तो इस तरह से आप समित भी सिद्ध कर लेंगे। तीसरा पॉइंट आप दिखाना रहेगा संक्रामक की। तो संक्रामक की जो बात करेंगे तो संक्रामक में हमें दो लेख चलना है। क्या लेख चलेंगे कि यदि L1 कामा L2 ये बिलोंग कर रहा R में, और L2 कामा L3 ये बिलोंग कर रहा आपका R में, मतलब इसका थोड़ा ऐसे दिख लीजिएगा कि आपके पास ये L1 है और ये आपके पास L2 है और ये आपके पास L3 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब L1 कामा L2 रहेगा तो L1 समांतर L2 होगा, L2 कामा L3 रहेगा तो L2 समांतर L3 होगा। तो जब L1 L2 समांतर है, L2 L3 समांतर है, तो क्या डायरेक्टली जो है ये L1 ये वाला L3 के समांतर नहीं हो सकता है, हो सकता है। मतलब इसके बाद हमारे पास ये आ सकता है क्या कि L1 कामा L3 ये बिलोंग करेगा R में, और जब बिलोंग करेगा R में तो ये संक्रामक भी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इसमें डीपली बात नहीं करनी है, संक्रामक संबंध आपका आसानी से आ सकता है। और जब तीनों प्रकार के संबंध हम दिखा देंगे तो कहेंगे कि R जो है आपका तुल्यता संबंध है, इसको दिखा देंगे। मेन बात क्या है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि रेखा y बराबर mx प्लस c से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें रेखा y बराबर mx प्लस c से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है, लेकिन उन रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है जो परस्पर समांतर हैं। और हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया था, ये 11th में पढ़ाया जाता है क्या कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं ध्यान दीजिएगा, उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। मतलब इस रेखा की प्रवणता M1 मान ले जाए, इस रेखा की प्रवणता M2 मान ले जाए, तो हमारे पास आएगा क्या, M1 बराबर में M2। अगर ऐसी बात आती है, दोनों रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है, तो हमें कहेंगे क्या कि वो रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर हैं। तो रेखा आपके पास से दी है, रेखा लिख लीजिएगा यहां पर, मैं इसका सोल्यूशन याद लिख रहा हूं कि रेखा आपके पास दी है, रेखा का समीकरण आपके पास दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस c दिया हुआ है, y बराबर में आपके पास दिया है mx प्लस c, ये दिया हुआ है। तो y बराबर mx प्लस c दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि m जहां पर लिख लीजिएगा कि जहां पर m आपका प्रवणता है, m आपकी क्या है, प्रवणता है, और c जो है y अक्ष पर काटा गया भाग होता है, y अक्ष पर काटा गया भाग या अंतःखंड कह लिया जाए, y अक्ष पर अंतःखंड है ये, y अक्ष पर अंतःखंड या y अक्ष पर काटा गया भाग होता है। अगर मान लीजिए कि ये रेखाएं आपकी समांतर होती हैं तो इसकी प्रवणताएं समान होंगी। जब ये रेखाएं समान होंगी तो उसकी प्रवणताएं जो है समान रहेंगी, मतलब ये चेंजिंग होने वाला नहीं, ये चेंज हो सकता है। तो भैया जब ये चेंज होगा, इसका मान तो 2 4 5 भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 2 4 5 कट करके यहां पर लिखा जाएगा क्या, वो रेखा क्या इस रेखा से संबंधित नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी।
बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूं क्या कि रेखा y बराबर, लिखेंगे यहां पर क्या कि अतः डायरेक्टली यहां पर क्या कि अतः दी हुई रेखा का दी हुई रेखा का समुच्चय, दी हुई रेखा का समुच्चय वे सभी रेखाएं हैं, वे सभी समांतर रेखाएं हैं, वे सभी समांतर रेखाएं हैं, वे सभी समांतर रेखाएं हैं जो y बराबर mx प्लस सी के रूप की हो, रूप की। बस इतना लिख करके आप इसका सोल्यूशन लिख दीजिएगा, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमने 14 को भी सॉल्व कर लिया है। 14 में बहुत ज्यादा बात हमें नहीं करनी थी, बस आराम से ही चलना था, इसलिए मैं 14 को थोड़ा तेजी के साथ पढ़ा दिया। अगर फिर भी बीच में कोई डाउट्स रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा सर ये डाउट्स क्लियर नहीं हुआ है, मैं इसको फिर से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तब तक हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, और 15 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ओके। तो साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है 13, 14 भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 16 के बाद प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट। उसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्नावली पर। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 क्या है उसको देख लेते हैं। 15-16 ये बोल रहा है क्या कि मान लीजिए, 15 बोल रहा है क्या कि मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में एक संबंध है R। ये कह रहा है कि 1, 2, 2, 2, फिर 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और जो है 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है, जो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 4 में से एक सही होगा, और वही आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी 4 में से कोई एक सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस हम लोग हल्का इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए कि स्वतुल्य बताने के लिए, सममित बताने के लिए, संक्रामक बताने की कंडीशन क्या होती है। स्वतुल्य के लिए आप लोग जानते ही यही है कि स्वतुल्य की कंडीशन ये होती है कि अगर जो है स्वतुल्य कंडीशन ये होती है कि A, ये बिलोंग करना चाहिए R में। सममित की कंडीशन ये होती है, मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को, कि अगर जो है A, B ये बिलोंग कर रहा R में, तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करेगा R में, मतलब B, A बिलोंग करना चाहिए R में। और संक्रामक की कंडीशन ये होती है, संक्रामक क्या होती है कंडीशन कि अगर A, B बिलोंग कर R में एंड B, C ये भी बिलोंग कर R में, तो बीच वाले को हटाएंगे, आएगा A, C ये बिलोंग भी करना चाहिए आपका R में, ऐसा होना चाहिए। तो मैं एक एक करके चेक करता हूं, जितने भी इस समुच्चय A में अवयव होंगे उन सभी अवयवों का खुद के साथ पहले कनेक्शन चेक कर लिया जाए। तो 1 के साथ तो ही है, ठीक, पास हो गया ये भी। 2 के साथ ये भी पास हो गया। 3 के साथ है क्या, हाँ है यहाँ पर। 4 के साथ है यहाँ पर, मतलब स्वतुल्य कंडीशन होगी, ये पास हो गया, स्वतुल्य तो है यहाँ पर, ठीक है। अब सममित की चेक करता हूं, तो सममित में जितने भी अविष्क्रमित होंगे उन सभी क्रमित युग्मों का जो है रिवर्स बिलोंग करना चाहिए। तो 1, 2 है, तो 1, 2 का रिवर्स 2, 1 होना चाहिए। इसमें है क्या, नहीं है, इसका मतलब सममित तो नहीं है, स्वतुल्य है, आपका ये बता चुका हूं। संक्रामक की बात किया जाए, संक्रामक इसको चेक करते हैं। संक्रामक में हम लोग क्या करेंगे, खुद के अवयव वाले कनेक्शन का नहीं चेक करेंगे, बस बाकी जो बचे उसको चेक करेंगे। तो ये 1, 2 है। अब 2 से कौन स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका पास हो गया, ठीक है, कोई नहीं है। अब फिर इसके बाद 3, 2 को चेक करते हैं, तो 3, 2 से चेक करेंगे, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी पास हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं, स्वतुल्य तो था पहले से ही, संक्रामक भी आ गया है, इसका मतलब स्वतुल्य और संक्रामक है। ये संबंध R जो है स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। तो इसमें से कौन सा देख लिया जाए, स्वतुल्य सम्मित है, ये तो मान लीजिए गलत हो जाएगा आपका, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। इस पे हम चलेंगे। तो साथियों हमने क्वेश्चन नंबर 15 तो हल कर लिया है। अब 16 की बात आती है। 16 भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं, क्या दिया है, कह रहा मान लीजिए कि समुच्चय n में n एक प्रकार का नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। इस n में r जो है a, b सच दैट a बराबर b - 2 है, जहां पर b का मान 6 से कम है, ये बोल रहा है, मतलब b का मान हमें 6 से कम लेना है। तो r आपका क्या बन सकता है, r आपका बन सकता है क्या, b का मान हमें 6 से कम लेना है, मतलब 5 लेंगे। तो पहले मैं b का मान रखता हूं, और जब यहाँ 5 में से 2 हटाएंगे तो बचेगा आपके पास 3, मतलब पहला क्रमिक आएगा आपके पास 3, 5। दूसरा जो है अगर b का मान मैं 4 लेता हूं, तो 4 में से उड़ाएंगे तो आएगा आपके पास 2, मतलब दूसरा क्रमिक आएगा 2, 4। तीसरा लिया जाए 3 लिया जाए, यहां पर 3 b का मान 3 लेंगे
तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, मतलब आएगा 1,3 ये मिलेगा। तो R में तो 3 ही क्रमिक हुए, अब इसमें 3,5 है, 2,4 है, 1,3 है, तो इसमें मिलाना है, कौन सा मैच करेगा? 2,4 इसमें है, हाँ है, मतलब पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो चुका है। तो प्रश्नावली हमारी खत्म हो चुकी है 1.1। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2, लेकिन 1.2 को शुरू करने से पहले हमारी बेसिक वही थ्योरी स्टार्ट होगी। ठीक है, हम बड़े आराम से चीजों को समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सभी बच्चे जो बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, ताकि हम जो है आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।